हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लेसन नंबर 15 सौ टचनु सोनू पार्ट 2। राइटर है सुधा मूर्ति जी। साहित्य प्रकार है टूंकी वार्ता यानी कि शॉर्ट स्टोरी। अब तक की स्टोरी में हमने देखा कि जो सुधा मूर्ति राइटर खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही है, जिस फंक्शन में वो आनी एक रूप ननकड़ा गाँव में, यानी कि यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। वो जिस गांव में आई थी वहाँ पर बारिश होने की वजह से उनको वहीं पर रुकना पड़ा। तो जो श्री अय्यप्पा जी के घर पे ही वो रुक गई। फिर रात के भोजन के बाद वो अभी अय्यप्पा जी की मम्मी यानी कि उनकी माताजी कुतम्मा के साथ उनके कमरे में गई। इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। कुतम्मा जी है जो सुधा मूर्ति जी को बड़ी इंस्पायर लेडी लगती है, उनकी सारी बातें सुनती है। कुतम्मा माता जी है वो अपनी स्टोरी बताती है कि सिर्फ अय्यप्पा 5 साल का ही था तब से उन्होंने अपने पति को खो दिया है और बड़ी मेहनत से परवरिश की है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि मरते समय उन्होंने अपने पति को ये वचन दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के अपने पग पर यानी कि अपने पैरों पे खड़ा करेगी। पेज नंबर 79। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है वो राइटर के बारे में है। राइटर बोल रहे हैं कि मैं ઊભા થઈને કુટુંબને પાણી આપ્યું। બા સહેજ સ્વસ્થ થઈને કહે, મારો દીકરો તો ભારે હોશિયાર નીકળ્યો, 12 વર્ષનો થયો અને મુંબઈ ઉપડ્યો। મને જતાં જતાં કહે, માં તું ચિંતા ન કરીશ, હું ચોક્કસ ભણીશ। ત્યાં એને એક હોટેલમાં કપરકાબી વિછળવાની નોકરી મળી ગઈ। ધીરે ધીરે શેઠનો વિશ્વાસ જીતીને મતલબ કે વિશ્વાસ જીતી લીધો એટલે શેઠે ચાય પાવ તરીકે આજુબાજુની ઓફિસોમાં કેટલી ફેરવતો કરી દીધો। બક્ષિસ અને પગારની રકમ ભેગી કરીને રાત્રે મોંઘા વીરાની રાત્રિ શાળામાં ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું। तो यहाँ पर अब अय्यप्पा जी की जर्नी स्टार्ट होती है। कुतम्मा जी से अय्यप्पा की स्टोरी सुधा जी को सुनाती है कि उनका दिकरा तो यानी कि अय्यप्पा जी बहुत होशियार थे। वो 12 साल की उम्र में ही मुंबई चले गए। वहाँ पर उनको कप रकाबी यानी कि जो चाय पीने के जो पात्र होते हैं उसको साफ़ करने की क्लीनिंग की जॉब मिल गई। साथ में उन्होंने मोंघा वीरा नाम की जो रात्रि शाला यानी कि जो सुबह यानी कि पूरे दिन में जो लोग काम करते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, उनके लिए रात में जो स्कूल होती है वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई शुरू की। जहाँ पर वो लोग जहाँ यानी कि अय्यप्पा जी जहाँ पर वो कप का भी क्लीनिंग का काम करते थे, वहाँ पर उनके सेठ का विश्वास जीत के चाय पाव की नौकरी मिल गई। चाय पाव यानी कि जो किटली में जो इंसान काम करता है उसके आसपास की शॉप्स या फिर जो ऑफिस में जहाँ पर खुद कैटल लेके चाय देने के लिए जाना होता है उसको कहते हैं चाय पाव। तो उसकी नौकरी भी उन्हें मिल गई। साथ साथ में पगार यानी कि सैलरी और जो लोग आसपास में जो बख्शिश देते थे वो सब मिलाकर उन्होंने रात्रि स्कूल में पढ़ाई चालू कर दी। ત્યાંથી जब મેટ્રિક પાસ થયો, ટકા સારા આવ્યા એટલે એ હોટલના માલિકે એને ક્લાર્ક તરીકે રાખી લીધો। નોકરીની નિરાત થઈ ગઈ એટલે તેણે રાતની કોલેજમાં નામ લખાવ્યું। કોલેજ પતાવીને તરત જ મુંબઈમાં હોટેલ ચાલુ કરી। 12 વર્ષ એક જ હોટેલમાં કામ કરીને બધો હુનર શીખી ગયેલો। એના જૂના શેઠે જ અમારી હોટલનું ઉદ્ઘાટન કરેલું। આજે અમારા ઘર જેવો સંબંધ છે। तो अब तक की स्टोरी में हमने देखा कि अय्यप्पा जी ने खूब मेहनत तो की बहुत मेहनत के साथ साथ उन्होंने प्रामाणिकता ऑनेस्टी भी दिखाई और साथ में किसी का दिल कैसे जीत लिया जाता है वो भी स्किल उन्होंने थी। उन्होंने कॉलेज का अभ्यास पूरा करके एक होटल भी चालू कर दी और एक ही होटल में 12 साल काम करके उन्होंने सारा हुनर सीख लिया। यानी कि होटल में कैसे कामकाज किया जाता है वो सारी स्किल सीख ली। उनके जो पहले के होटल के जो शेठ थे यानी कि ऑनर थे उन्होंने ही नई होटल का ओपनिंग किया था। तो बा अय्यप्पा અહીં ગામડે રહે છે કે કેમ? तभी सुधा मूर्ति जी ने पूछा कि बा इतनी सारी मेहनत करके इतना सारा प्रॉपर्टी है तो फिर अय्यप्पा जी यहाँ पर गांव में क्यों रह रहे हैं? કુટુંબના ભરાવદાર મોં પર શીડું સ્મિત રેલાયું। તેમનો ગર્વ અચતો ન રહ્યો। મને કહે, પછી તો અય્યપ્પાએ મુંબઈમાં ઘણી હોટલો ખોલી, મને ત્યાં બોલાવી લીધી, પણ મને ત્યાંના ઘોંઘાટમાં ન ગોઠ્યું। હું તો આ ધરતીની પેદાશ, મને મારા દેશ, મારા ખોરાક ને મારા ભાષા મુંબઈમાં વહમું લાગે। यानी कि कुतम्मा जी ने वो भी स्टोरी बताई
कि अयप्पा ने इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाने के बाद मुझे भी मुंबई बुला लिया था, लेकिन मुझे वहाँ की रहन सहन या फिर घोंघाट भरे एटमॉस्फेयर में मुझे शूट नहीं किया, इसलिए मैं भी यहाँ पर वापस आ गई। હાસ તો બા, અમારા દાદા અમને નાનપણમાં એક શ્લોક કહેતા, જનની જન્મભૂમિસ્વ સ્વર્ગદપી ગર્યસી. માતૃભૂમિથી મીઠું કાંઈ જ નહીં, સ્વર્ગથી એ અધકેરી હોય તો જન્મ ભોમકા. કુટુંબમાં કહે, તું તો બહેન ભણેલી ગણેલી એટલે તને આવું બધું રૂપાળું બોલતા આવડે, પણ મને તો મારું અંતરાત્મા સાથ કર્યા કરે. તારે ગામ પાછી જા અને તારા માણસો માટે કંઈક કર તો આ જન્મારો લેખે લાગે. મેં તો અયપ્પાને વાત કરી, એણે મારી વાત ગળે ઉતરી. 10 વર્ષ પહેલાં મારો દીકરો એના દીકરાને બધું સોંપીને 55 વર્ષની ઉંમરે અહીં कायम માટે પાછો આવી ગયો. तो इस पैराग्राफ में अयप्पा जी के बारे में एक नई बात जानने को मिलती है कि 10 साल पहले अयप्पा जी 55 ईयर्स के थे, तब से ही उन्होंने अपने बेटे को वो होटल का सारा कारोबार सौंप के वो अपने गांव वापस आ गए. બા મુંબઈમાં તો એમને ધંધામાંથી ટાઈમ જ નહીં મળતો હોય અને અહીં સાવ નવરાધૂપ થઈ ગયા હશે નહીં? મુંબઈ રહ્યા પછી આવા ઉંઘરેટા છેડવાના ગામમાં રહેવું ગમે શી રીતે? મારાથી પૂછ્યા વગર તો ન રહેવાયું. सुधा मूर्ति जी को ऐसा लगा कि अयप्पा जी मुंबई की इतनी फास्ट लाइफ में रह चुके हैं, वहाँ पर इतने साल काम कर चुके हैं, तो उनको इस गांव में कैसे रहना पसंद है. કુટુંબમાએ કહ્યું, અયપ્પાએ મને એક દિવસ પૂછેલું, બા મારી પાસે અઢળક પૈસો છે, તું કહે તેમાં વાપરવો છે. તે મને પેટે પાટા બાંધીને એકલવાયુ જીવીને મને હિંમત દઈને શહેર જવા દીધો તો હું લાયક બન્યો. તારા રહ્યા સહ્યા દાગીનાએ મેં તે મને કોલેજ મોકલવા માટે વેચી દીધેલા, એ હું કેમ કરીને બોલું? તે ભૂખ્યા સૂઈને મને ભાવતા ભોજન ખવડાવેલા. તો બા હવે તારે જેટલા દાગીના ઘડાવવા હોય તેટલા ઘડાવ. મેં મારા દીકરાને કહ્યું, બેટા 100% સોનું ઘરેણું તો એક જ છે, ભણતર. હું નાની હતી ત્યારે જે માસ્તરના બાગમાં મજૂરીએ જતી તે ઘણીવાર કહેતા, સમય જતો જાય એમ બધું એ નાશ પામે, રૂપ, સંપત્તિ, ફૂલો કે રાંધેલું ધાન, પણ ભણતરનું ખાનદાનીનું તેજ જેના મોં પર હોય તે કદીએ ઘરડું ન થાય. એ જ સાચું રૂપ. મારે હવે આ ઉંમરે દાગીના પહેરીને શું કરવું? તું જો ખરેખર કાંઈ કરવા માગતો હોય તો આપણા વિસ્તારના ગરીબ છોકરા ઘેર રહીને જ ભણી શકે તેવું કાંઈક કર. તારી જેમ નાની ઉંમરે તેમણે મુંબઈમાં ટીચાવું ન પડે. દીકરા, આજે આ 10મી નિશાળ તેણે બાંધી છે, બધામાં બબ્બે પાડી ચાલે છે અને अयप्पा તો શ્વાસ લેવાનો टाइम नहीं. तो जैसे ही सुधा मूर्ति ने ऐसा कहा कि अयप्पा जी को यहाँ को बिल्कुल कोई काम नहीं है, वो तो बिल्कुल फ्री होंगे, तब फट से कुटुंबा ने आंसर दे दिया कि नहीं, मेरे अयप्पा को तो सांस लेने का भी समय नहीं है. तो आज तो अयप्पा ने 10वीं स्कूल का निर्माण कर दिया है और सारी स्कूलों में 2-2 शिफ्ट चल रही है. वो बस सिर्फ इसलिए कि जब अयप्पा ने अपनी माँ को पूछा कि माँ अब मेरे पास सारी प्रॉपर्टी है, आपको जितनी ज्वेलरी गहने बनाने हो तो बनाना, तब कुटुंबा जी ने, वो खुद इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तभी उन्होंने अयप्पा जी को एजुकेशन का महत्व समझाते हुए कहा कि सोना, असली सोना वो है पूरा जीवन हमारे साथ एक तेज बनकर रहे, यानी कि एजुकेशन. जो मैं नहीं पढ़ पाई और हमारे गांव के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ करना ही है मेरे लिए और गांव के लोगों के लिए, तो उनके लिए ऐसा कुछ कर कि तूने जैसे अपने बचपन में मुंबई आके जो भी काम मजदूरी की है वो उन सबको करनी ना पड़े. तो बस उसी भरोसे को कायम रखते हुए अयप्पा जी ने अपनी माँ के कहने पर 1 by 1 10 स्कूलों का निर्माण कर दिया. જૂના જમાનાના ખખડધજ અવશેષ જેવા કુટુંબાના મોં પર સંપૂર્ણ આનંદ વરસાતો હતો. દક્ષિણ કિનારાના વિસ્તારમાં શિક્ષણમાં ઊંચા સ્તર અને ટકાવારી આવા જ ખમીરવંતા સ્ત્રી પુરુષોને કારણે હશે. એવા અનુભવ વૃદ્ધ વડીલો કે જેઓ સારા શિક્ષણનું મહત્ત્વ સમજ્યા છે. 100 વાતની એક વાત, ભણેલી કે ગણેલી 100 ટચના સોના જેવી સ્ત્રી જે કુટુંબમાં હોય
તે આખા ગામને દીપાવે। यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में दो ऐसी महत्व की बातें हैं कि दो सेंटेंस मैं रिपीट कर रही हूँ। दक्षिण કિનારાના વિસ્તારમાં શિક્ષણના ઊંચા સ્તર અને ટકાવારી આવા જ ખમીરવંત સ્ત્રી પુરુષોને કારણે હોઈ શકે। तो इंडिया में जनरली ऐसा होता है कि साउथ इंडिया में जो भी फैमिलीज़ हैं, जो जितने भी साउथ इंडिया में स्टेट्स हैं, सबकी फैमिली में फुली एजुकेटेड पीपल्स वहाँ पर होते हैं। चाहे फिर उनका लाइफस्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो या ना हो, लेकिन सब पढ़े लिखे और लिटरेट पीपल होते हैं। और सुधा मूर्ति जी बता रही है कि साउथ इंडिया में कुतम्मा जी जैसे हैं वैसे ही और कई सारे जो वडील उनके पहले हो चुके हैं, शायद ये उन लोगों की ही बख्शिश है जो आज साउथ इंडिया में सब पढ़ लिख रहे हैं। दूसरी बात यह है लास्ट पैराग्राफ में, जो कि लास्ट लाइन है, ભણેલી કે ગણેલી 100 ટચના સોના જેવી સ્ત્રી જે કુટુંબમાં હોય તે આખા ગામને દીપાવે। 100% करेक्ट सेंटेंस है कि जिस घर की स्त्री, जिस घर की लक्ष्मी भणेली गणेली यानी कि पढ़ी लिखी हो, वो अपने पूरे घर को भी ठीक से संभाल सकती है। फिर उनका घर चाहे पुरानी बातों को लेकर ऑर्थोडॉक्स हो तो उनको नई राह भी दिखा सकती है, नए ज़माने से कनेक्ट कर सकती है, अपनी न्यू जनरेशन को यानी कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकती है, उनका भी भविष्य उज्जवल बना सकती है। वो सिर्फ है घर की स्त्री के हाथ में। अगर वो खुद नहीं पढ़ी लिखी है तो अपनी वो जनरेशन को ठीक से नहीं पढ़ा पाएगी और वो पूरी साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए सुधा मूर्ति जी ने कहा है कि भणेली गणेली 100 ટચના સોના જેવી स्त्री જે कुटुंबમાં હોય ते तो आखा गाम ने दीपावे, यानी कि कुतम्मा जैसी जो स्त्री है उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर के लिए ही नहीं देखा, लेकिन पूरे गांव के लिए ये फैसिलिटीज़ खड़ी कर दी।